हेलो एंड अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जूम क्लास ऑफ इंग्लिश 201। तो आज हम लेक्चर नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 7 C's जो है वो पेपर में 40 to 45% लाजमी आता है। तो ये लेक्चर आपने मिस नहीं करने, इन लेक्चर को ज़रूर अपने माइंड में याद रखना है आपने। तो आज हम शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक हमारे पास है करेक्टनेस। द फॉलोइंग थिंग्स आर एट द कोर ऑफ करेक्टनेस। करेक्टनेस की जो 3 कोर मेन चीज़ें हैं वो हैं ग्रामर, पंचुएशन और स्पेलिंग। आपकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कहाँ पे क्या यूज़ करना है, यानी ही के बाद इज़ आता है, आर आता है, एम आता है, आपको पता होना चाहिए। कहाँ आप क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंचुएशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कहाँ पे कॉमा आता है, कहाँ कैपिटल वर्ड लगना है, कहाँ फुल स्टॉप लगना है, ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद तीसरी आती है स्पेलिंग, जो लाजमी है कि आप जब तक अच्छी चीज़ जो चीज़ जो आप लिखना चाह रहे हैं, अगर उसको आप स्पेलिंग उसकी करेक्ट नहीं होगी तो जो रीडर है उसको कुछ समझ नहीं है कि आपने क्या लिखा है। द टर्म करेक्टनेस अप्लाई टू बिजनेस मैसेज आल्सो। बिजनेस मैसेजेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है आपका करेक्टनेस होना। यूज़ द राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। आप वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो कि आपके बिज़नेस के लिए बेस्ट होगी। चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर वर्ड्स। आपके वर्ड्स, फैक्ट्स और फिगर्स बहुत ज़रूरी होने चाहिए। अगर आप एग्जांपल लें कि आप सेल्स रिपोर्ट्स बना रहे हैं या कोई भी आप रिपोर्ट्स बना रहे हैं एज अ बिज़नेस, तो उसका जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए, आपके फैक्ट्स बिल्कुल ठीक होने चाहिए, और आप जो वर्ड्स चूज़ कर रहे हैं वो भी जो है प्रोफेशनल होने चाहिए। आप कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रोफेशनल फील्ड में हैं। उसके बाद है मेंटेनेंस एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स। तो आपकी जो राइटिंग होनी चाहिए वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए उस लिहाज से क्योंकि आप जो है प्रोफेशनल जो है जगह पे हैं, बिज़नेस में काम कर रहे हैं, तो आपको जो आपकी राइटिंग होगी, जो भी आपका स्टाइल होगा, वो एज अ प्रोफेशनल आपने चूज़ करना है। उसके बाद फॉर्मल राइटिंग आई थी, जो हम आपस में बात करते हैं उसे फॉर्मल राइटिंग कहते हैं। फॉर्मल राइटिंग इज़ ऑफ्टन एसोसिएटेड विद स्कूलरी राइटिंग। जो स्कूल में राइटिंग होती है उसको हम फॉर्मल राइटिंग कहते हैं। इट इंक्लूड्स डायरेक्शनल रेजोल्यूशन, स्कॉलर्स आर्टिकल्स, लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे हम लोग इस तरह से लेटर लिखते हैं, हम ये फॉर्मल होते हैं। उसके अलावा एप्लीकेशंस या हमारे जो नोटिस आते हैं ये हम उनको फॉर्मल राइटिंग में इंक्लूड करते हैं। इनफॉर्मल कौन से? दिस राइटिंग स्टाइल इज़ कॉमन इन बिजनेस। ये बिजनेस में जो है कॉमन होता है। एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेटेड वाया ईमेल। ईमेल और मेमोस वगैरह को हम इनफॉर्मल राइटिंग कहते हैं। अब फॉर्मल कौन कौन सी हैं, लेस फॉर्मल कौन कौन सी हैं, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद है रिमाइंडर, अवॉइड सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स, इनकरेक्ट ग्रामर और फॉल्टी प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे आप वही कह रहा है कि आप रिमाइंडर दे रहे हैं दोबारा कि आपने राइटिंग करते वक्त, हाँ वो बिज़नेस की हो, हाँ वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, आपने जो है गलत ग्रामर, गलत पंचुएशन और गलत स्पेलिंग नहीं यूज़ करनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके एमसीक्यू वगैरह भी इसरा आ जाता है। उसके बाद है वर्ड्स दैट कन्फ्यूज, जो लफ्ज़ कन्फ्यूज करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वक्त के साथ बदलती जा रही है। थॉट डिक्शनरीज कैन नॉट कीप अप द रैपिड चेंज। अब डिक्शनरीज़ की मदद से जो जितना चेंज आ रहा है वर्ड्स में, इंग्लिश में, ग्रामर में, वो हम डिक्शनरी से कवर अप नहीं कर रहे, बट स्टिल आर द मोस्ट यूज़फुल रिसोर्सेज फॉर फाइंडिंग करेक्ट। तो आपके पास फिर भी जो है इतनी रिसोर्सेज हैं कि आप जो है इंग्लिश में जितनी भी चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ फेमिलियर हो जाएं, उनको जान लें। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस यानी कि आपने हर चीज़ को कंप्लीट करना है, और जो है आपने देखना है कि आप जितना भी मेन आइडिया आपका है या जो भी बिज़नेस रिपोर्ट वगैरह बना रहे हैं उसको आप एक तरफ से देख लें कि आप जिसको भी रीड आउट करवाना चाह रहे हैं, जो रीडर है आपका, जो टास्क है आपका, टारगेट है, उसको कोई परेशानी ना हो, उसके जहन में कोई सवाल ना है, और आप जितना भी लिख रहे हो वो आपका कंप्लीट हो और उसमें कुछ इजाफी ना हो, बस पॉइंट टू द पॉइंट बात हो। ये कंप्लीटनेस होती है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कंप्लीट मैसेज आर मोर लाइकली टू ब्रिंग द डिज़ायर्ड रिजल्ट। तो क्या होगा, जो रिजल्ट चाहिए होगा एक रीडर को, वो आपके कंप्लीट मैसेज से पूरा हो जाएगा। दे डू अ बेटर जॉब एट अ बिल्डिंग गुडविल। तो इससे क्या होगा, आपकी इमेज अच्छी बनेगी, आपका जो कम्युनिकेशन है बिजनेस में हो, ख्वाह या कहीं भी हो, वो बेहतर बनेगा। कम्युनिकेशन दैट सीम्स इनकॉन्सिक्वेंशियल कैन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ द इंफॉर्मेशन इट कंटेन इज़ कम्प्लीटली एंड इफेक्टिव। तो जो भी आपकी जो कम्युनिकेशन है, अगर उसको कोई फजूल समझ रहा है या कोई लेस इंपॉर्टेंट दे रहा है, कम जो है अहमियत दे रहा है, तो जब वो आपकी कंप्लीटनेस देखेगा कि हाँ भाई इसने हर चीज़ कवर किया है, तो वो उस चीज़ से इम्प्रेस होगा और आपको इंपॉर्टेंस ज़रूर देगा, और उससे भी इफेक्टनेस जो है आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद कुछ एग्जांपल है। क्रेडिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन।
कॉन्सेंट्रेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एवरी मैसेज विद द मैसेज रिसीवर इन माइंड। ये दोबारा वही बातें हो रही हैं रिपीट, कि आपने जो है रीडर को अपने माइंड में रख कर ही अपना मैसेज जो है वो लिखना है, ठीक है। अपना टेम्पर नहीं खोना, अपने गुस्सा नहीं करना, डोंट अक्यूज़, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाना, डोर चार देम। अगर किसी की बात आप कोई बात कर रहे हैं वो फैक्ट के बिना नहीं होनी चाहिए, यानी आपके पास उसका एविडेंस होना चाहिए, कोई भी आप बात सामने रख रहे हैं अपने। यू आर फोर मोस्ट अवेयर ऑफ दियर डिज़ायर, प्रॉब्लम, सर्कमस्टेंसेज, इमोशन एंड प्रॉबल रिएक्शन ऑन योर थाट्स। आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हो, अपना ओपिनियन दे रहे हो, अपना सोच विचार जो भी आप पेश करना चाह रहे हो, उससे क्या चीज़ें जो हैं, जिस तरह के हालात बनेंगे, जो आपका रीडर है उसके इमोशंस क्या होंगे आपके पढ़ने के बाद, वो आप सबको आपको अपने दिमाग में रख कर उसके बाद ही इन चीज़ों को आपने लिखना है। बस 3 स्पेसिफिक वेज टू इंडिकेट कॉन्सेंट्रेशन। फोकस ऑन यू इंस्टेड ऑफ आई। और ये दोबारा रिपीट वही हो रहा है कि आपने फोकस क्या करना है, उस पर फोकस करना है जिसने रीड करना है, ना कि खुद पर कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैंने क्या करना है। हाँ जी, आप अपना पॉइंट रखें, लेकिन आप अपना पॉइंट रखेंगे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। आपके पास उस चीज़ का पूरी दलील होनी चाहिए, तभी आप अपना रखेंगे। आपका एटीट्यूड वगैरह, जो आपकी टोन है, वो राइटिंग में बहुत ही मायने रखती है। तो आपने जो वर्ड्स का चुनाव है वो अच्छा करना है, नेगेटिव नहीं रिएक्शन देना किसी चीज़ पे। तो ये वही दोबारा बातें रिपीट हो ही जा रही हैं यहाँ पे। उसके बाद अगला पॉइंट है क्लैरिटी। गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड एक्यूरेटली टू द रीडर इज़ द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। तो जो भी आप दिमाग में सोच रहे हैं, आप वही जो है वो अपने रीडर को रखते हुए दिमाग में उस तक पहुंचाएं। जो आपके दिमाग में वो डायरेक्ट आप पहुंचाएं, लेकिन फैक्ट एंड फिगर के साथ, वो जो आपने माइंड में रखना है, क्लियर बात करनी है आपने। उसके बाद आती है हमारे पास प्लानिंग बिजनेस मैसेज। अब बिजनेस मैसेज कैसे प्लान किया जाता है? कंपोजिंग ऑफ बिजनेस मैसेज। द कंपोजिशन प्रोसेस हेल्प्स यू टू गेन कंट्रोल ओवर योर मैसेज। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, नॉट द फिक्स प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ सीक्वेंस स्टेप्स। दीज कंपोजिशन प्रोसेस कैन बी व्यूड एज अ 10 सेपरेट स्टेजेस दैट फॉल्स इनटू 3 सिंपल कैटेगरीज। तो 10 स्टेजेस होती हैं आपकी बिजनेस कंपोजिशन में, जिनको 3 कैटेगरियों के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली है प्लानिंग, दूसरी है कंपोजिशन और रिवाइजिंग। ये 3 चीज़ें सो मिलकर आपका जो है बिज़नेस का जो मैसेज है वो तैयार होता है, ठीक है। प्लानिंग में आप क्या करते हैं, डिफाइन पर्पस कि क्या आपने करना है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपके पास मेन आइडिया क्या है, और आपने किस चैनल के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपने करना है, प्रेजेंटेशन के थ्रू करना है, या आपने लेटर के थ्रू अपना मैसेज डिलीवर करना है, वो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद है ऑर्गेनाइज दी मैसेज। आप मैसेज को ऑर्गेनाइज करें, फार्मूलेट, कौन से उसको आपने फॉर्मेट में लिखना है वो आप करें। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको एडिट करें। एडिट करने का मतलब है कि आप रिवीजन करें, कहाँ कहाँ की गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी मिस्टेक्स हैं, वो सारी निकाल के आप उसको करेक्ट करें, उसको दोबारा लिखें और मैसेज को जो है प्रूफ रीड करें, यानी कि जो आपके सीनियर हैं, जो आपके साथ हैं, उनको एक बार रीड आउट करवा लें, ताकि आपका जो मैसेज है वो चेक एंड बैलेंस में रहे। उसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक आता है वो है ओरल मीडियम, रिटन मीडियम और इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। ये 3 मीडियम होते हैं हमारे पास लिखने के लिए। ओरल है, ओरल मीडियम इज़ द बेस्ट व्हेन यू वांट टू इमीडिएट फीडबैक, योर मैसेज इज रियलिटी सिंपल, यू नॉट नीड परमानेंट रिकॉर्ड, यू कैन असम्बल ऑडियंस इजीली, यू वांट टू इनकरेज इंटरेक्शन। तो ओरल मीडियम है जो हम आमने सामने किसी से बात करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको डायरेक्ट फीडबैक मिलता है। आप किसी से बात करते हो, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, उसका आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है, उसको में आपको कोई रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। रिटर्न मीडियम में क्या होता है, रिटर्न मीडियम इज़ द बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक। रिटर्न मीडियम आपके लिए तब सूटेबल है जब आपको उसी वक्त जवाब या फीडबैक नहीं चाहिए, ठीक है। योर मैसेज इज़ डिटेल एंड कम्प्लेक्स। आप अपना मैसेज जो है वो पूरे डिटेल से लिखें, उसको अच्छा करके लिखें। यू नीड अ परमानेंट रिकॉर्ड, उसमें आपको रिकॉर्ड होना लाजमी है। यू आर ट्राइंग टू रीच एन ऑडियंस ओवर लार्ज डिस्टेंस। जो आपकी ऑडियंस है वो एक बहुत ही लंबे जो है फासले पर है, क्योंकि आपकी जो रीडिंग है वो कोई भी रीड आउट कर सकता है और कहीं भी बैठ के रीड आउट कर सकता है। यू वॉन्ट टू मिनिमाइज द डिसॉर्शन व्हेन मैसेज इज़ पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो आप क्या चाहते हो कि किसी को डिसॉर्शन ना हो, यानी कि आपका मैसेज क्लियरली उनका पहुंच जाए, जो भी आप बात करना चाह रहे हो वो पहुंच जाए, ना कि उनका आपको इमीडिएटली फीडबैक मिले और आप अपनी बात चेंज करो। तो आप एक बार रीड आउट करके अपना रिटन फॉर्म में लिख के उनको दे देते हैं, फिर उन पर छोड़ देते हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज
का मतलब ले लें आप ई मैसेज अगर हम कहते हैं तो हम ईमेल को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। इलेक्ट्रॉनिक मैसेज द बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट फीडबैक। इसमें भी आपको उसी वक्त अगर फीडबैक नहीं चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। बट यू डू नीड स्पीड, यू डोंट नीड परमानेंट रिकॉर्ड। आपको इसमें स्पीड चाहिए लेकिन परमानेंट रिकॉर्ड नहीं चाहिए। बट वांट टू ओवरकम टाइम जोन बैरियर्स, यू वांट टू मिनिमाइज ओरल डिस्टॉर्शन। तो इसमें क्या है, आप नहीं चाहते कि आप जो टाइम जोन है उसको हिलाएं, बल्कि बस आप जो है अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं इसके अंदर भी। उसके बाद लेक्सन नंबर 13 कंपोजिंग बिजनेस मैसेज। दोबारा ऑर्गेनाइजेशन हम कैसे करते हैं मैसेज की, वो उसकी एग्जांपल दी हुई है आपको। प्रॉब्लम्स क्या हैं इसके अंदर वो भी बताई हुई हैं। उसके बाद आपको गाइडलाइंस दी हुई हैं। लेटर्स क्या होता है ये आपको बताया गया। अब है वेज टू अचीव गुड ऑर्गेनाइजेशन। कैसे आप अपने मैसेज को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके जो है बिजनेस रिपोर्ट बना सकते हैं, बिजनेस मैसेज कर सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज अ मैसेज फर्स्ट ग्रुप द आइडियाज़ एंड देन पुट इनटू सीक्वेंस। सबसे पहले आप आइडियाज़ को सोचें और उसके बाद उनको एक सीक्वेंस दें, यानी कतार में, यानी 1 बाय 1 उनको कर लें। इन बिजनेस कम्युनिकेशन डिसाइडिंग व्हाट टू से इज़ मोर इंपॉर्टेंट दैन डिसाइडिंग हाउ टू से इट। अब बिज़नेस में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लाइन जो आपके एमसीक्यूज़ के हवाले से है इंपॉर्टेंट है कि बिज़नेस के अंदर जो है आपके पास ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो है किस तरह कहेंगे, कोई भी बात, कोई भी चीज़ आप किस तरह कहेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या कहेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस मैसेज के अंदर। डिफाइन एंड ग्रुप आइडियाज़ एंड आउटलाइन आ सेमेस्टिक डायग्राम विल हेल्प यू। अब अगर डायग्राम को लिखेंगे, बनाएंगे या कोई चार्ट वगैरह तैयार करेंगे या कोई रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो आपके लिए बेहतर होगा ताकि आप उसको 1 बाय 1 जो है वो प्रेजेंट कर सकें। टू विजुअलाइज द रिलेशनशिप अमंग द पार्ट्स ऑफ द मैसेज स्टार्ट विद द मेन आइडिया, स्टेट द मेजर पॉइंट्स, स्टेट विद एविडेंस। तो आप क्या करें कि आप अपना जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन उसकी बनाएं, अपने मेन आइडिया से शुरू करें। उसके बाद कुछ अच्छे पॉइंट्स जो मेन आइडिया को सपोर्ट करते हैं वो बताएं उनको, और अपना उसके बारे में जो आपके पास एविडेंस पड़े हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको प्रेजेंट करें। तो आपका जो मैसेज है वो क्लियरली उनके पास पहुंच जाएगा विद एविडेंस। ठीक है। उसके बाद उनको आपको इलस्ट्रेट किया हुआ कि मेन आइडिया होगा, उसके 3 मेजर पॉइंट्स बना लें। उसके बाद उसकी एविडेंस जो है मेन आइडियाज़ को, जो पहला पॉइंट है उसको शो कर रहे हैं, दूसरे पॉइंट को शो कर रहे हैं, तीसरे पॉइंट को शो कर रहे हैं, 1 बाय 1 रिप्रेजेंट करें उनको। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो ये आपने फॉलो करनी है। उसके बाद है डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट। क्या होता है, द लेटर बिगन्स विद अ मेन आइडिया, द मिड सेक्शन मेक्स अ रिक्वेस्ट। तो आपका जो लेटर होता है उस वो मेन आइडिया के साथ शुरू होता है और बीच में आप जो है रिक्वेस्ट जो है वो लिखते हैं और अपने डिटेल देते हैं उस रिक्वेस्ट के हवाले से। इन क्लोजिंग द लेटर रेफर्स टू द मेन पॉइंट एंड स्टेट द डिजायर एक्शन। और एंड में आप क्या चाह रहे होते हैं कि आपका जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए, और अपने मेन आइडिया को आप टच करते हैं दोबारा और अपने एक्शन के लिए उनसे जो है वो थैंक यू वगैरह करते हैं। जैसे हम लेटर लिखते हैं कि हमें जो है छुट्टी चाहिए, तो ऊपर आप बताते हैं कि मुझे क्यों छुट्टी चाहिए, कि मैं बीमार हूँ या मुझे कोई मसला है, और एंड में आप जो है बीच में आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, और एंड में आप बोलते हो कि आपको छुट्टी अगर मिलेगी तो आप बहुत ही उनके जो है शुक्रगुजार होगे और आप रिकवर करके दोबारा स्कूल चल जाएंगे। ये आपकी एग्जांपल बनती है एक छोटी सी डायरेक्ट रिक्वेस्ट मैसेज फॉर्मेट की। उसके बाद है इनडायरेक्ट अप्रोच, टू पुट द मेन आइडिया लेटर एंड एविडेंस फर्स्ट। जब हम लोग अपने एविडेंस जो हमारे पास सबूत हैं, दलीलें हैं, वो पहले रखते हैं और मेन आइडिया हम बाद में लेके आते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट अप्रोच। यूज डायरेक्ट ऑर्डर इफ़ द ऑडियंस रिएक्शन इज़ लाइकली टू बी पॉजिटिव एंड इनडायरेक्ट ऑर्डर इफ़ लाइकली टू बी नेगेटिव। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस जो सामने बैठी हुई है या जो रीड आउट करेंगे इस चीज़ को वो पॉजिटिव हैं, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग है आपके हवाले से, तो फिर आप अपना जो मेन आइडिया है वो डायरेक्टली पहले रखें। ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच चूज़ करें, पहले एविडेंस दें ताकि उनको जो है आप जो है एतमाद में लें। फिर जब आप एविडेंस दे देंगे उसके बाद अपना आइडिया पेश करेंगे तो वो उस चीज़ के कायल हो जाएंगे। शॉर्ट मैसेज फॉलोज 1 और 4 ऑर्गेनाइजेशनल प्लान डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस प्रोबेबल रिएक्शन। तो अब ऑडियंस के रिएक्शन के मुताबिक अगर आप छोटा मैसेज लिखते हैं तो उसके 4 ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद बैड मैसेज है, बैड न्यूज़ फॉर्मेट वगैरह है, ये आपने रीड आउट कर लेने। उसके बाद लेसन नंबर 14 पे आ जाते हैं। लेसन नंबर 14 में हमें बताया जा रहा है रिवाइजिंग बिजनेस मैसेज कैसे करते हैं हम लोग। एवलेट योर कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ डे और 2 1 या 2 दिन बाद रिव्यू द मैसेज फॉर कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी आपने कंटेंट लिखा है, जो भी मैसेज लिखा है, उसको आप दोबारा से रिवाइज़ करें। इफ़ देयर इज़ अ गुड बैलेंस बिटवीन अ जर्नल एंड अ स्पेसिफिक
हैव यू प्रोवाइडेड इनफ सपोर्ट। आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि आपने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो जर्नल और स्पेसिफिक हैं या नहीं है। आपने जो है उन मेन आइडियाज़ या उन रिक्वेस्ट के बारे में जो है आपने प्रॉपर एविडेंस दिए या नहीं दिए। आपने उस चीज़ को डबल चेक करना है अपने फैक्ट एंड फिगर्स को, कि जो आप फैक्ट एंड फिगर बता रहे हैं कि हाँ जी फ़लाँ चीज़ इतनी है, फ़लाँ चीज़ इतनी है, वो आपने डबल चेक करनी है, ताकि आप भी कोई भी ऐसी चीज़ ना उसको क्या नाम है भेज दें जो कि गलत बाद में साबित हो जाए। रिव्यू स्टाइल एंड रिलायबिलिटी, अपने स्टाइल को देखें कि वन सर्टिफाइड विद स्ट्रक्चर, रिव्यू स्टाइल एंड रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन वर्ड चॉइस, सेंटेंस लेंथ, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड फिजिकल अपीयरेंस। तो आपने अपना जो भी मैसेज है उसको देखना है कि वो फिजिकली कैसा दिख रहा है, आपने जो सेंटेंस बनाए हैं वो करेक्ट है या नहीं है ग्रामरली, क्या वो जो सेंटेंस है एक के बाद दूसरा जो आ रहा है वो उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, यूनिटी बन रही या नहीं बन रही, या आपने ज़्यादा तो नहीं लिख दिया या कम तो नहीं लिख दिया, ठीक है, या आपने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। ये चीज़ें आपने जो है वो रिवाइज ज़रूर करनी है। असेस योर वर्ड चॉइस, अपने वर्ड्स को चॉइस को भी असेस करें कि आपने कुछ हार्श वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर लिए, या अनप्रोफेशनल वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर लिए, या नेगेटिव वर्ड्स तो नहीं यूज़ कर लिए, ठीक है। तो वो अपने मैसेज के मुताबिक आपने डबल चेक करने हैं। उसके बाद आपने देखें मैसेजेस में आपको दिया हुआ एग्जांपल, द डाटा ऑन आवर मार्केट शेयर इज़ कांस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये आपने बात की है। यूज़ इंस्टेड ऑफ, इसके बदले में आपने क्या बात करनी है, आपने बात ये वाली करनी है कि द डाटा ऑन आवर मार्केट शेयर आर कांस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन। आपने ये नहीं बोलना द डाटा ऑन आवर मार्केट शेयर इज़ कांस्टेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, आपने बोलना द डाटा ऑन आवर मार्केट शेयर आर, इसकी जगह आपने आर लगाना है। ये देखें ये गलती हो गई थी यहाँ पे उनसे, तो आपने इसी तरह गलतियों को नोट आउट करना है। आपके पास सवाल आता है, एमसीक्यूज आता है, तो आपको उसका पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आता है सेंटेंस के टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल है, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स, 3 तरह के सेंटेंस दिए होते हैं। सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल प्रेडिकेट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका एक ही होता है और आप उसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। प्रॉफिट क्या है इसका, हैव इंक्रीज इन द लास्ट ईयर, सब्जेक्ट इज़ इन बोल्ड एंड प्रोजेक्टेड इन अंडरलाइन, तो हम जो सब्जेक्ट होता है उसको अंडरलाइन करते हैं और हम बोल्ड लफ्ज़ में उसको लिखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस एक्सप्रेसेस 2 और मोर इंडिपेंडेंट बट रिलेटेड थॉट्स, 2 ऐसी सोचों को आप लिखते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से डिपेंड नहीं कर रही होती, बट आपकी जो सोच है उससे मिलती जुलती होती हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं। हैव डिक्लाइन बाय 5% एंड एम्प्लॉयज़, अब इसकी एग्जांपल दी हुई है आपको आगे। उसके बाद कंप्लेंट सेंटेंस है, कंप्लेंट सेंटेंस एक्सप्रेसेस 1 डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को वो जो है आप प्रेजेंट करते हो, एंड 1 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज का वो पता होना चाहिए, तो आप उसमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंट यूज़ करते हो और 2 जो है आप डिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज़ करते हो, तो आपका कंप्लेंट सेंटेंस तैयार हो जाता है। उसके बाद आपको एग्जांपल दी हुई हैं उन चीज़ों की, ठीक है, और क्लियर किया गया है आपको, ये आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद लेसन नंबर 15 पे आते हैं, मेमोरेंडम। मेमोरेंडम इज़ अ ब्रीफ इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू इस्टेब्लिश अ रिकॉर्ड। हम किसी भी रिकॉर्ड के लिए जब हम ब्रीफली उसकी रिपोर्ट इस्टेब्लिश करते हैं तो हम उसे कहते हैं मेमोरेंडम। मेमोज जनरलाइज दी कम्युनिकेशन प्रोसेस बाय ट्रांसमिटिंग द मैसेज फ्रॉम 1 और मोर ऑथर्स टू 1 और मोर रिसेप्शन। ईमेल मैसेजेस टिपिकली टेक फ्रॉम मेमोरेंडम। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, एक या एक से ज़्यादा ऑथर के मैसेजेस को आगे पीछे जो है उसको फ़्लो करते हैं, या आप ईमेल्स के ज़रिए भी इन चीज़ों को जो है मैसेजेस जो हैं वो 1 या 2 या 3 यानी उसमें मल्टीपल्स आ जाते हैं, ईमेल लोगे तो उसे हम कहते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम आर रिटन फॉर वेरियस इंटरनल पर्पसेस, फॉर एग्जांपल द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन टू मेक अनाउंसमेंट, टू आउटलाइन पॉलिसीज़ एंड ट्रांसमिट मीटिंग मिनट्स। तो मेमोरेंडम किसके लिए यूज़ होता है कि आप जनरल अनाउंसमेंट कर सकते हैं उसके साथ, या कोई पॉलिसीज़ के बारे में बता सकते हैं, या कोई मीटिंग मिनट्स के बारे में बता सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, कि हमारी पॉलिसीज़ ये हैं, और आप कंपनी में सबको भेज सकते हैं कि हमारी पॉलिसीज़ चेंज हो गई हैं, या आपने कोई अनाउंसमेंट करनी है कि कंपनी के अंदर अनाउंसमेंट हो गई है कि जो है सैलरी इंक्रीज़ हो गई है, या टाइमिंग जो है कम है, ऊपर है, या कल छुट्टी है, इस तरह की कोई अनाउंसमेंट वगैरह करनी है तो वो हम मेमोरेंडम के ज़रिए सब लोगों को भेज देते हैं। तो वो एक से ज़्यादा लोगों को ईमेल जाती है, तो उसमें हम मेमोरेंडम जो है यूज़ कर लेते हैं। उसकी बॉडी किस तरह होती है, जनरली द टॉपिक्स ऑफ द मेमोरेंडम आर ऑर्गेनाइज इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस विद द की स्टेटमेंट फर्स्ट। सबसे पहले हम जो है
जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट होती है हम उसको यूज़ करते हैं और उसके बाद उसकी डिटेल में जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रिपोर्ट अनाउंसमेंट करनी है कि कल छुट्टी है, तो कल हम कहते हैं 12 अप्रैल की छुट्टी है। वो क्यों है? क्योंकि आप रसूल सल्लम का जो है पैदाइश का दिन है। इसी तरह आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करके बता देना है कि आप जनरली पब्लिक छुट्टी है या अनाउंसमेंट होगी आपकी, या कोई पॉलिसी आ जाती है कि हाँ जी आजकल जो है कोरोना जैसे आ गया था, उस टाइम पे अगर आप पॉलिसी बनाते हो कि मास्क के बगैर कोई भी ऑफिस में इंटर नहीं हो सकता, ठीक है, सैनिटाइज़र यूज़ करें, और जो कोई भी अगर पॉजिटिव फाइंड किया जाता है तो वो उसको जो है वर्क फ्रॉम होम करना होगा, इस तरह की आप पॉलिसी बना सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप जो हैं मोमेंटम की बॉडी में स्ट्रक्चर बना के मोमेंटम पेश करते हैं। उसके बाद आपको पूरा बना के भी दिखाया उन्होंने, एग्जांपल भी दी हुई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मिनट्स। मिनट इज़ आल्सो एज अ प्रोटोकॉल, ठीक है, रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ मीटिंग पर्टिकुलरली ऑफ बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर ऑफ कमेटी। तो ये जो रिकॉर्ड होता है शेयर होल्डर्स का, जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर होते हैं उन पोस्टों पर जो होते हैं उनका जो है ये प्रोटोकॉल होता है, उनके लिए राइट डाउन किया जाता है रिकॉर्ड में। They often give an overview of structure of meeting starting with the list of the present and statement of various issues before department। अच्छा जी, जब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है जब आपके बिजनेस में, ठीक है, ऊपर से ताप पर, तो जो जो पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं वो सबसे पहले शो होते हैं, और कौन कौन प्रेजेंट होगा इसके अंदर वगैरह वगैरह जो सारी मीटिंग होती है उसको हम लोग जो है मिनट्स कहते हैं। ठीक है, बिजनेस लैंग्वेज में। तो ये MCQ वगैरह आपको आ सकता है या क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको इसको रेडी ज़रूर करना है। टाइप्स ऑफ मिनट्स दिए हुए हैं, उसके बाद सिंपल मीटिंग मिनट्स हैं, आप क्या नाम है उसको ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रपोजल है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजल है। तो आज का लेक्चर हमारा लेसन नंबर 15 तक था। इंशाल्लाह इसके बाद हम लोग 16 लेक्चर से शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।